नमस्कार साथियों। राजीव भाई के चरणों में वंदन करते हुए, राजीव भाई ने अपने अंतिम समय में जो एक राजनीतिक लड़ाई शुरू की थी, उस राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने तरफ से कुछ कानून प्रस्तावित किए हैं। ये कानून जो है ये नागरिकों को ये अधिकार देते हैं। देखिए, हमें एक अगर स्वदेशी का ढांचा बनाना है तो उसमें वो राजनीतिक नहीं चलेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर वो विदेशी के कंट्रोल में है तो हम कभी भी स्वदेशी का ढांचा, स्वदेशी उत्पाद, स्वदेशी सिस्टम इस देश में नहीं बना पाएंगे। और अगर हमें स्वदेशी सिस्टम बनाना है तो हमें राजनीतिक ऐसे चाहिए, ब्यूरोक्रेट ऐसे चाहिए, जज ऐसा चाहिए, पूरा सिस्टम ऐसा चाहिए, मीडिया ऐसी चाहिए जो पूरी तरह स्वदेशी हो। तो उस स्वदेशी सिस्टम को बनाने के लिए हमें स्वदेशी कानून बनाने पड़ेंगे। ये विदेशी कानून जो हैं वो विदेशी कानून के ऊपर स्वदेशी सिस्टम नहीं बनेगा। तो ये इसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो छोटे पदों पे हो या बड़े पद पे, उनको बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल तक नागरिकों के कंट्रोल में होने चाहिए। और कंट्रोल में लाने के लिए ही ये वोट वापसी की प्रक्रिया है। अब इसे आप राइट टू रिकॉल कहिए, वोट वापसी कहिए, पर प्रक्रिया इंपॉर्टेंट होती है ना कि नाम में क्या रखा है। अब नाम मेरा भी 1980 में, भाई साहब भी पैदा हुए 1980 में, भी पैदा हुआ हूँ। अब वो वहाँ बैठे हैं और देश सेवा कर रहे हैं और हम लोग जो पैसे कमा रहे हैं। तो नाम और डेट और तारीख से होता कुछ नहीं, काम से होता है। तो इम्पोर्टेंट जो होती है वो प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया क्या है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप नगर सेवक हो, एमएलए हो, एमपी हो, जिला पंचायत प्रमुख हो, या फिर राज्य का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, केंद्र का मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इसको आप किस तरह से कुर्सी से उतार सकते हैं, ये प्रक्रिया जो है वो हमने लिखी है। और वो प्रक्रिया का ड्राफ्ट हम लोग सर्कुलेट करते हैं, लोगों को देते हैं, वो प्रक्रिया समझाते हैं और उसके लिए देश भर में एक आंदोलन, एक मूवमेंट चला रहे हैं और इसको लाने में आप लोग की सहायता मांगते हैं। तो मैं ये प्रक्रिया जो है वो बॉटम लेवल से शुरू करता हूँ। बॉटम लेवल पर यानी मान लीजिए कि एक नगर सेवक है, उसके काम से आप खुश नहीं है तो आप उसको कैसे कुर्सी से उतार सकते हैं। तो मान लीजिए आज चुनाव हुआ, चुनाव खत्म होने के बाद 7 दिन हो गए। 7 दिन होने के बाद में हर एक नागरिक को हमारे जो प्रस्तावित ज्यूरी पंचायत का कानून है, उस ज्यूरी पंचायत के कानून के तहत ये वोट वापसी पासबुक मिलेगी। ये वोट वापसी पासबुक हर एक नागरिक को मिलेगी। इस वोट वापसी पासबुक मिलने के बाद में अगर उसको नगर सेवक का काम पसंद नहीं आता है तो वो क्या करेगा, अपने पास के तहसीलदार ऑफिस में जाकर इस वोट वापसी पासबुक के माध्यम से अपने तहसीलदार के पास के जो भी क्लर्क वगैरह इत्यादि हैं उसे कहेगा कि भाई मैं अब ये जो यहाँ पे नगर सेवक है इसे नहीं चाहता, मैं किसी और को चाहता। तो वोट तो इलेक्शन के समय दिया जाता है, इलेक्शन समाप्त हो गया, संविधान इस बात को अलाउ नहीं करता कि अब आप वोट बदली करें। पर क्या नागरिक उस नगर सेवक, उस एमएलए, उस एमपी, उस मुख्यमंत्री, उस प्रधानमंत्री के फेवर में है? उस नगर सेवक के अगर फेवर में वो नहीं है तो ये जब तक वो आंकड़ों के साथ सिद्ध नहीं होता तब तक उस नगर सेवक को कुर्सी से हटाया नहीं जा सकता। तो एक जनमत की प्रक्रिया 7 दिन के बाद से शुरू होगी, चुनाव के 7 दिन बाद से। और यहाँ पर हम वोट के जैसा, वोट नहीं, वोट के जैसा हमारा समर्थन एक के बाद दूसरे के पास में शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं आज के डेट में जो नगर सेवक है, सारे जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए थे, सबके वोट 0-0-0 हो जाएंगे। और कलेक्टर ऑफिसर की जो वेबसाइट है उस पर दिखेंगे कि जो लोग थे उनको वोट जो भी मिले थे वो ठीक है, वो वोट अपने जगह पर पड़े हुए, पर आज के डेट में उनके समर्थन जो है वो 0-0-0 है। और वो 0-0-0 समर्थन होने के बाद में, इसके बाद में अगर कोई नागरिक अगर नगर सेवक को पसंद नहीं कर रहा है तो वो जाकर अपने तहसीलदार ऑफिस में ये कहेगा कि मैं अपना समर्थन इससे वापस लेकर दूसरे को दे रहा हूँ। उसी समय इस वोट वापसी पासबुक जो ये बैंक के पासबुक के समान दिखती है, इसमें उसकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद में उसे 3 रुपये का शुल्क देना होगा। 3 रुपये का शुल्क देने के बाद में जिसे कहते हैं तहसीलदार आने वाले सोमवार को या तुरंत ही अपने जिसे कहते हैं वेबसाइट पर अपडेट कर देगा और दिखा देगा कि भाई ये वोटर है, जैसे मेरा वोटर है DXY 1120 195 दिखेगा, अमित उपाध्याय 1120 DXY 1120 195 जो है उसने अपना वोट जो है यहाँ से हटा के वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। समर्थन, वोट नहीं, माय मिस्टेक, ठीक है। तो उसने क्या अपना समर्थन यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया। वो समर्थन उस ऐसे बहुत लोगों ने समर्थन शिफ्ट करना शुरू किया। अब एक वार्ड समझ लीजिए 10,000 का वार्ड है, 6,000 लोगों ने वोट दिया, 2,000 से कोई नगर सेवक चुन के आया, तो 2,000 लोगों ने अपना समर्थन किसी और को दे दिया। 2,000 लोगों ने समर्थन किसी और को दे दिया।
तो ये आंकड़ों के साथ में सिद्ध हो गया कि ये जो नगर सेवक है उससे समान पॉपुलर कोई दूसरा व्यक्ति हो गया है, नागरिक अब इससे ज्यादा किसी और को पसंद है। ये जनमत की प्रक्रिया चुनाव के 7 दिन के बाद से शुरू हो गई। ये प्रक्रिया एक माध्यम ये वोट वापसी पासबुक होगी, दूसरी होगी भाई डिजिटल जमाना है, मोदी जी है, प्राइम मिनिस्टर है, तो सब कुछ डिजिटल होगा, क्यों मोदी सही है ना। हाँ, तो अब ये जो है वो डिजिटल होगा। तो हमारा जो मोबाइल फोन है आज सिम कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया है, तो हमारा जो कुछ है फोन पे गूगल पे सारा हो जाता है इंस्टेंटेनियसली, उसी समय पैसा आया और गया। तो हमारा वोटर आईडी पे जोड़ दिया जाए। वोटर आईडी जब जोड़ देंगे तो कलेक्टर अगर वोटर आईडी को जोड़ देता है तो एसएमएस करके मोबाइल ऐप द्वारा एटीएम कार्ड से घर बैठे बैठे हम अपना समर्थन जैसा वोट ट्रांसफर कर देंगे। यानी नगर सेवक को अगर एक इलाके के लोग हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, रैलियां निकालना, पुतले जलाना, ये करने की जगह 15 मिनट के अंदर अगर 100 लोगों ने चाहा तो नगर सेवक की घंटी बजाएगी। वो अपने घर में बैठे बैठे या इस वोट वापसी पासबुक के माध्यम से अपना समर्थन अगर शिफ्ट करते हैं, 2000 लोगों को का समर्थन किसी और को चला गया, तो उसके बाद में इंस्टेबिलिटी ना है। क्योंकि जैसे ही राइट टू रिकॉल की बात होती है, जो विधर्मी और विदेशी लोग हैं वो हमको ये सिखाने लगते हैं कि राइट टू रिकॉल तो इंस्टेबिलिटी लाएगा, बड़ी समस्या करेगा, रोज कुर्सी बदली होती रहती है। तो हमने आंकड़ों के साथ में सिद्ध किया है कि हमारी ये प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल भी इंस्टेबिलिटी नहीं लाएगी। अगर 10,000 का वार्ड है तो 1,000 एक्स्ट्रा समर्थन, यानी 2,000 तो कम से कम, और 1,000 एक्स्ट्रा समर्थन यानी टोटल वार्ड का 10% समर्थन जब किसी और को जाएगा, 3,000 समर्थन प्राप्त होंगे। पारदर्शी वेबसाइट पर पूरा देश देख सकेगा कि इस नगर सेवक जो कि 2,000 वोट पाया था उसके सामने कोई अधिक पॉपुलर व्यक्ति है, उसे 3,000 लोगों का समर्थन मिल चुका है। उस समय उसे खुद इस्तीफा देना है, क्योंकि वो समझ रहा है कि अगर चुनाव हुआ तो बुरी तरह हार जाएगा। तो ज्यादातर तो वो खुद ही इस्तीफा दे देगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो 7 दिन बाद सीएम जो है उसको वहां पर री इलेक्शन अनाउंस करेंगे और उसकी कुर्सी चली जाएगी। अब इलेक्शन में वो क्या खड़ा होगा, क्या जीतेगा, ये आप समझ सकते हैं। तो ये हमारी एक जनमत की प्रक्रिया है वोट वापसी, जिसमें हर एक नागरिक जो है वो अपने नगर सेवक को हटा सकता है। नगर सेवक की बात नहीं, इसी चीज को एमएलए और एमपी पे करेंगे। तो एमएलए और एमपी पे कैसा होगा कि मान लीजिए यहाँ पर जो एक 5 लाख का असेंबली है, 5 लाख की असेंबली में कोई नगर सेवक जो है वो 1.5 लाख वोट से जीत के आया। तो 1.5 लाख वोट की जीत के आने के बाद में चुनाव के बाद 7 दिन बाद फिर से इस तरह की जनमत की प्रक्रिया, ऑफलाइन माध्यम ये वोट वापसी पासबुक, ऑनलाइन माध्यम आपका मोबाइल फोन, आप अपना समर्थन जो है दूसरे को शिफ्ट करना शुरू करेंगे। मौजूदा अगर एमएलए जो है उसको 1 लाख वोट मिले हैं और उस कुर्सी पे बैठा है, किसी को 3,000, किसी को 2,000, किसी को 50,000, किसी को 75,000, इस तरह के अगर वोट मिले हैं, तो पूरे असेंबली के कुल जितना उसको वोट मिला है उतना समर्थन किसी और को मिल जाता है, और उसके बाद पूरे असेंबली का 1% अधिक वोट समर्थन उसको मिल जाता है, 1% अधिक। तो एमएलए के लिए घंटी बच जाएगी कि या तो खुद ही इस्तीफा दे दो और या तो फिर समझ लो कि री इलेक्शन हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन री इलेक्शन करवा सकता है। इसी प्रकार एमपी के लिए वापस से 1%, यानी अगर मान लीजिए कि 20 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 20 लाख में अगर कोई 6 लाख 7 लाख वोटों से जीत के आता है, तो जनमत की प्रक्रिया में दूसरे किसी को अगर एमपी बनना है तो 5 से 7 लाख समर्थन प्राप्त करने होंगे, और पूरे उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 1% अधिक समर्थन उसको मिल गया तो इलेक्शन कमीशन जो है वो वहां पर वापस इलेक्शन करवाएगा, और इलेक्शन में वो तो पूरी तरह हारने वाला है, दूसरा कोई जीत गया। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि जो इलेक्शन जीत के आया है या जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं आप उन्हीं को अपना समर्थन ट्रांसफर करें। हमारी इस पूरी प्रक्रिया में, जनमत की प्रक्रिया में, जो लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे वो लोग भी, और मदन भाई जैसे भी कोई भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो चुनाव के बीच में भी कोई इलेक्शन में खड़ा हो गया तो हम अपना समर्थन उसको शिफ्ट कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को एमपी एमएलए बना सकते हैं, और सीएम भी बना सकते हैं, पीएम भी बना सकते हैं। तो अगर सीएम बनाना है तो हम सीएम कैसे बनाएंगे? अब महाराष्ट्र में मान लीजिए कि 9 करोड़ वोटर है और 4.5 करोड़ वोट से कोई सीएम बना है, बन के बैठा हुआ है। अब चुनाव समाप्त होने के बाद में जनमत की प्रक्रिया शुरू होगी। हम एमएलए चुनते हैं, एमएलए सीएम और मंत्री चुनते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते।
हमारा अधिकार सिर्फ एमएलए चुनने तक का है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें ये आदमी सीएम के तौर पर पसंद नहीं है, कोई और पसंद है, हम ये कह सकते हैं। हम सिर्फ कहेंगे, हम सिर्फ सुझाव देंगे और उसके लिए हम ये वोट वापसी पासबुक का उपयोग करेंगे। तो कोई भी महाराष्ट्र से, जो महाराष्ट्र का वोटर है, वो किसी पार्टी से है या नहीं है, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है सीएम के पद के लिए। हमारी इस प्रक्रिया में वो पार्टी का है, अच्छी बात है, नई पार्टी का कोई बात नहीं। अब अगर नागरिक उसको पसंद करते हैं तो अपनी इस वोट वापसी पासबुक और अपने मोबाइल से समर्थन व्यक्त करेंगे और 4.5 करोड़ वोट, मतलब ये 4.5 करोड़ का आंकड़ा कहाँ से आया? जिस मुख्यमंत्री को जिन एमएलए लोगों ने समर्थन किया उन वोटों का कुल जोड़ जो है वो 4.5 करोड़ है। तो 4.5 करोड़ से अधिक समर्थन अगर किसी को प्राप्त होता है तो ये एक मैसेज जाएगा सारे एमएलए को कि आप जिसे सीएम बनाकर आपने कुर्सी पे रखा हुआ, जनता उसे नहीं चाहती, वो किसी और व्यक्ति को सीएम चाहती है, आप उसे सीएम बना दीजिए, वरना आप वोट वापसी में हैं। अगर आपने उसकी कुर्सी हटाकर इस व्यक्ति को सीएम नहीं बनाया या महाराष्ट्र का हेल्थ मिनिस्टर नहीं बनाया या जिसे कहते हैं कि महाराष्ट्र का शिक्षा मंत्री अगर आपको बदली करना है, अगर आपने वो नहीं किया तो हम एमएलए को हटा देंगे। और एमएलए इस डर से सीएम को कहेंगे या तो आप अपनी इज्जत बचाते हुए खुद ही इस्तीफा दे दीजिए, वरना जिस व्यक्ति को इतने नागरिकों ने समर्थन दिया है वोट के साथ, हमें उसके लिए अपना वोट जो है, अपना जो समर्थन है शिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी ताकत उसके पीछे लगानी पड़ेगी और ऐसे में आप बदनामी के साथ जाएंगे, आप खुद ही इस्तीफा देंगे। तो ऐसे में सीएम जैसे एक तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन एमएलए और एमपी चलाते, वैसे नागरिक नो कॉन्फिडेंस मोशन पारदर्शी तरीके से चलाएंगे और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन सारे एमएलए को ये ऑर्डर देगा एक तरह से कि आप मौजूदा मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाकर किसी और को कुर्सी पर बैठाएंगे। तो मात्र ये एक जनमत की प्रक्रिया है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से चलेगी। इससे आप सीएम हटा सकते हैं, आप एमएलए हटा सकते हैं, एमपी हटा सकते हैं और केंद्र के प्रधानमंत्री। अब आज के डेट में अगर देश में स्वदेशी लाना है तो WTO का एग्रीमेंट जो है गैर करा, जिसके बारे में राजीव भाई बताया करते थे, वो WTO का एग्रीमेंट रद्द होना चाहिए। और ये तब तक ये कोई भी प्रधानमंत्री 15 मिनट के अंदर कर सकता है अगर वो भारतीय है। तो भारतीय प्रधानमंत्री तो भारत की कुर्सी पर बैठ नहीं रहा। तो जब तक हमारे पास ये पावर नहीं आएगी कि वहां पर जो बैठा है उसको हम कुर्सी से उतार सके, वो भारतीय प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अगर वो भारतीय नहीं भी है तो वो बन जाएगा अगर हमारे पास ये प्रक्रिया आती है। भारतीय होना मतलब भारत की जनता के लिए काम करना। तो प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री को आपको हटाना है तो उसके लिए जितने भी एमपी प्रधानमंत्री को समर्थन कर रहे हैं, उन एमपीओ के वोट का कुल जोड़ कितना है? तो मान लीजिए वो कुल जोड़ जो है वो 32 करोड़ है और 32 करोड़ लोगों ने सारे एमपीओ को खड़ा किया जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। तो ये वोट वापसी पासबुक के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से आप अपना समर्थन जो है वो शिफ्ट करना शुरू करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर जो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना हुआ है, जो स्वदेशी का प्रचारक है, जो देश के हित में काम करना चाहता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति के नाम पर आप अपना समर्थन ट्रांसफर करना शुरू करेंगे ये कानूनी प्रक्रिया आने के बाद। और ये समर्थन जैसे जैसे ट्रांसफर होता जाएगा, ये एक पारदर्शी वेबसाइट पे सिद्ध होगा कि मौजूदा प्रधानमंत्री को जनता नहीं चाह रही और उसके जगह किसी और को प्रधानमंत्री चाह रही है। तो 32 करोड़ वोट अगर किसी के पास है, किसी प्रधानमंत्री के पास में, और 33 करोड़ समर्थन किसी और के पास में चले जाए, तो ये सारे एमपी के लिए स्पष्ट मैसेज होगा कि आप स्वयं इस प्रधानमंत्री को बदली कर दीजिए, वरना हम आपको बदली कर देंगे। तो ये जनमत की प्रक्रिया के माध्यम से ये सिद्ध हो जाएगा कि प्रधानमंत्री को जाना है और एमपी बाध्य होंगे उनको हटाने के लिए, वरना एमपी को हम हटा देंगे। तो ये है वोट वापसी। और ये वोट वापसी अगर आती है तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करेगी, जिस राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से हम WTO हटाना और ये जो स्वदेशी है, जो हम राजीव भाई जिसके प्रचारक हुआ करते थे, ये स्वदेशी को सिर्फ हम साबुन, तेल और FMCG आइटम तक न रखते हुए इसे हम MRI मशीन, एक्सरे मशीन, मोबाइल फोन, लैपटॉप और खासकर संपूर्णतः स्वदेशी घातक अत्याधुनिक हथियार बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं।
तो ये जो हमें हथियार बनाने हैं या इस तरह की व्यवस्था निर्माण करनी है संपूर्ण स्वदेशी, उसके लिए हमें ये राजनीति अपने हाथ में चाहिए। तो ये राजनीति के हो गए, ये राजनीति के होने के बाद में ब्यूरोक्रेसी हमारे हाथ में होनी चाहिए। ये जो अधिकारी वर्ग है, तो अधिकारियों में हमने इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक जिला अधिकारी और उसके बाद में केंद्रीय अधिकारी। तो जिला अधिकारियों में कौन आता है, भाई हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्वदेशी शिक्षा। तो स्वदेशी शिक्षा को आज कौन संभाल रहा है, शिक्षा को जिला लेवल पे संभाल रहा है जिला का शिक्षा अधिकारी और राज्य का शिक्षा मंत्री। तो राज्य के शिक्षा मंत्री पद के लिए किसी राजीववादी को चुनाव में खड़ा करेंगे, उसको बैठा देंगे, उसके बाद कोई मराठी स्कूल बंद करके दिखाए। उसके बाद में अगर जिला लेवल पर हम किसी भी राजीववादी को चुनाव में खड़ा करके उसे जिले का शिक्षा अधिकारी बना सकते हैं। अभी अधिकारियों के लिए कैसे होगा, अधिकारियों को हम नहीं चुनते, वो हम एमएलए चुनेंगे, एमएलए मुख्यमंत्री चुनेगा, मुख्यमंत्री जो मंत्री चुनेगा, मंत्री जिला लेवल पर अधिकारी को चुनेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति हमें अधिकारी के रूप में नहीं चाहिए, वो जिले का एसपी हो, वो जिले का शिक्षा अधिकारी हो, वो जिले का चिकित्सा अधिकारी हो, वो जिले का जज हो और या भोजन मिलावट रोग अधिकारी हो, ये हमको नहीं चाहिए। हमको कौन चाहिए, हमको जो देश में स्वदेशी व्यवस्था लाएगा ऐसा कोई भी राजीववादी को हम उस कुर्सी पर बैठाना चाहेंगे। तो कोई भी राजीववादी इस व्यवस्था में चुनाव में खड़ा होगा तो किस पद के लिए चुनाव में खड़ा होगा, वो किसानों के ऊपर डंडा बरसाने के लिए नहीं खड़ा होगा, वो स्वदेशी प्रचारकों के ऊपर डंडा बरसाने के लिए नहीं खड़ा होगा, वो लॉकडाउन के विरोध में काम कर रहे, जबरदस्ती वैक्सीनेशन के विरोध में काम कर रहे कार्यकर्ताओं के ऊपर डंडा बरसाने के लिए नहीं खड़ा होगा, वो ऐसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए खड़ा होगा, जिले का एसपी हो या पुलिस कमिश्नर। तो जिले का एसपी और पुलिस कमिश्नर आज नेताओं की बात सुनता है, हमारा नहीं सुनता, सिंपल एक ही फंडा है, उसके पीछे कुछ खास नहीं है। उनको वो कुर्सी से हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, हम नहीं निकाल सकते, तो हम भी निकालने का अधिकार ले लेंगे, बस बात खत्म हो गई। तो जिले का एसपी जो है उसके लिए कोई भी राजीववादी हो गए या पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी ईमानदार ऑफिसर हो गया या पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो गया, वो चुनाव में खड़ा हो जाएगा और उसको हम ये वोट वापसी पासबुक से या अपने मोबाइल फोन से अपना समर्थन व्यक्त करेंगे उसके प्रति, और एक पारदर्शी वेबसाइट पे ये दिखा देगा कि एक जिले के में अगर 10 लाख वोटर हैं तो 51% यानी 5,10,000 लोग बोल रहे हैं कि मौजूदा जिला एसपी को हटाओ और उसकी जगह इस व्यक्ति को जिला एसपी बनाओ, मौजूदा शिक्षा अधिकारी को हटाओ और उसकी जगह इस व्यक्ति को शिक्षा अधिकारी बनाओ, मौजूदा सीएमओ को हटाओ और आयुर्वेदिक और स्वदेशी और होम्योपैथी के प्रचारक को इस कुर्सी पर बैठाओ। इसके बाद में फूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको हटाओ, इसके जगह इसको बैठाओ। उसको बैठाने के बाद ऐसा नहीं कि वो कुर्सी उसकी परमानेंट होगी, भ्रष्ट कोई भी हो सकता है, चरित्र है, कलयुग है, कभी भी बिगड़ जाएगा। तो चरित्र को सीधा रखने के लिए या तो फिर आपके पास इतना ऊंचा चरित्र हो, और वो चरित्र क्रिएट करना हम सामान्य लोगों का बात नहीं है, हम नहीं कर सकते। सामान्य लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन ला सकते हैं। तो चरित्र निर्माण करना ये बड़े लोगों का, संतों का काम है, वो मतलब उसके बारे में मैं नहीं बोलूँ तो अच्छा है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम ये कर सकते हैं कि भाई आप उस कुर्सी पे हो, आपको हमने बैठा दिया, आप वहाँ पे बैठ गए, अब अगर वहाँ पर काम नहीं कर रहे हो तो वो जो चुनाव की प्रक्रिया है, जनमत की प्रक्रिया है, वो निरंतर चालू है, ऐसा नहीं कि कभी खत्म हो, वो निरंतर चलती हुई जनमत की प्रक्रिया में हम जिला एसपी हो गए, शिक्षा अधिकारी हो गए, चिकित्सा अधिकारी का कभी भी समर्थन खींच के किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो आदमी जिसे हमने बैठाया उसके मन में एक भय होगा, जिस तरह राजनीतिज्ञों के मन में जाएगा कि भाई आपकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। तो शिक्षा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, जिले का जज, जिले के जज के लिए केवल जो वकील है वही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। 5 साल का प्रैक्टिस किया हुआ वकील, यहाँ पे कोई वकील साहब थे, वो ड्राफ्ट पूरा पढ़ेंगे तो जरूर इस पर रोशनी डाल सकेंगे। तो 5 साल का प्रैक्टिस किया हुआ वकील ही जो है वो जिले के जज के लिए चुनाव खड़ा हो सकता है। आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ को प्रैक्टिस करने वाला कोई भी जो है वो जिला का सीएमओ के पद के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो उस फील्ड के प्रोफेशनल लोगों को ही वहाँ पर चुनाव में खड़ा होने दिया जाएगा, बाकी लोग नहीं खड़े हो सकते। अब ये व्यवस्था, ये जो व्यवस्था है, इसको हम लोग ऊपर की तरफ लेके गए हैं। ऊपर के जो अधिकारी, जो बड़ा भ्रष्टाचार है, बड़ी मछलियाँ हैं, उसके बारे में अगर हम बात नहीं करें और उनको छोड़ दें तो फिर मजा नहीं। तो शुरुआत होगी 80-85 साल से सुन रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जो उसकी सीबीआई, और जिसकी सीबीआई वो गंगोत्री उसी के पास है, जाओ सीबीआई के पास, जाओ ईडी के पास, स्वच्छ होके चले आओ। तो सीबीआई का डायरेक्टर को आज इस बात का भय है कि
प्रधानमंत्री उसको कुर्सी से उतार सकता है। तो सीबीआई के डायरेक्टर की कुर्सी पाने के लिए कोई भी मिलिट्री इंटेलिजेंस का व्यक्ति, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी जिसे इस व्यवस्था का अनुभव है, या कोई भी एक सामान्य नागरिक इस तरह का पोटेंशियल अगर दिखाता है, वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है, बस जिसके पास पोटेंशियल होगा, नागरिक उसे इस वोट वापसी पासबुक से और अपने मोबाइल फोन से समर्थन करेंगे। अगर देश की 51% नागरिक किसी को सीबीआई डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति सीबीआई डायरेक्टर बनेगा। प्रधानमंत्री की अगर हिम्मत है तो 51% नागरिकों ने जिसे सीबीआई डायरेक्टर बनाया है उसे हाथ लगा के देख ले। अभी आपने राइट टू कहीं नहीं कहता था कि आप गलत आदमी को वोट दीजिए, वोट को दीजिए। आज जो वोट की व्यवस्था है वो पैसे के खरीदी जा सकती है। तो आपका ये रिकॉर्ड में वोट की पद्धति है, हो सकता है कि लोग खड़े हुए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, एक बार बहुत पैसा है किया जा सकता है आज की तारीख में। सुनने में अच्छा होता है, लेकिन इसको करने के लिए हमें बहुत ही संविधानिक रूप से पास करना जो आपका एक वार्ड लगता है, वार्ड में 10-15 अच्छा और बुरा आपको पहचान है, आपको पहचान है कि ये अच्छा आदमी बुरा आदमी। मैं उत्तर देना चाहूँगा। लेकिन आज वो आदमी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भ्रष्टाचार एक हॉबी है। भ्रष्टाचार ऐसा वो मेन चीज है जो आपको सब। तो ये भ्रष्टाचार को हटाने के लिए मैं बता देता हूँ ना कैसे, आपका प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, ठीक है। ये जितने भी मैंने कानून बताए, इसमें एक भी शब्द कोई भी वकील या कानून का ज्ञाता असंवैधानिक है तो निकाले। पूरा ड्राफ्ट में सामने रखता हूँ, मैंने प्रक्रिया नहीं रखी, पूरा ड्राफ्ट। तो पहली बात तो संविधान की बात के लिए मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि आप इसमें से कोई भी असंवैधानिक चीज़ है तो निकाल के बता सकते हैं। पूरा ड्राफ्ट पढ़िए सेक्शन बाय सेक्शन, और उसके बाद में कुछ भी असंवैधानिक है तो बोलिए। दूसरा, जब कोई ये कहता है कि देश की जनता खरीदी जाती है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस जनता को जीएसटी के माध्यम से लूट कर उसका आप पैसा खा जा रहे हो, उसके मेहनत का पैसा आप लेके जाते हो, उसको हॉस्पिटल के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, अन्य माध्यम से जिसको लूटा जाता है, अगर उसमें से इन लुटेरों से चुनाव के समय कोई 50-100 रुपया 500 रुपया लेता भी है, तो वो लेने के बाद वोट सिर्फ एक आदमी को देता है, और वो एक आदमी को देने के बाद में वो वोट किसी और को इलेक्शन के बाद में अगर अपना समर्थन शिफ्ट करेगा, तो वो समर्थन के लिए कौन कितने बार पैसा देगा? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उल्टा इसमें पैसा देने वाले लोग और पैसा लेने वाले लोग दोनों बंद हो जाएंगे। क्यों? जो पैसा देने वाला है वो इसलिए पैसा देता है कि उसने अगर नगर सेवक के चुनाव में 3 करोड़ रुपया खर्चा किया, तो उसे कम से कम 10 करोड़ बनाना है 5 साल में। तो यहाँ पर बातों का राइट टू रिकॉल समझा दिया ऐसा है। बार-बार हमारा समाज बढ़ाएगा, जनता से के पैसे खर्च हो जाएंगे। वो वही सरकारी ये आपके जेब में है ड्राफ्ट मिल जाएगा, किसको चाहिए ड्राफ्ट? पढ़ लेंगे। इसमें तो ऑलरेडी करेक्शन एक्ट में ऑलरेडी है, कई चीजें हैं। Most of the things are there. We will not have a separate session. एक सेशन करेंगे। अमित उपाध्याय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राइट टू रिकॉल वाले साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये